एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, जैसा बोओगे ना वैसा ही काटोगे। आज ये जो कहावत है ना, अफगानिस्तान जो अपने आसपास के इस्लामिक देशों के साथ कर रहा है, उस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कभी यही वो जमीन थी जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जिहाद और टेररिज्म के लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया था। लेकिन वक्त का पहिया देखिए कैसा घुमा है। आज वही अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। आज अफगान तालिबान जो है ना, वो पाकिस्तान से सीधी लड़ाई में है। सीमाओं पर झड़पें हो रही हैं, चेक पॉइंट्स तबाह हो रहे हैं। According to the Pakistani army, unprovoked and indiscriminate firing by Afghan Taliban border forces. Clashes basically erupted between Pakistani security forces and Afghan forces over the construction. लेकिन अब आपको बताऊंगा कि कैसे तालिबान के लड़ाकों ने ही पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। और तालिबान के लीडर जो है ना, वो खुलेआम पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। लेकिन आज जहां पर एक तरफ अफगान तालिबान जो पाकिस्तान की जमीन छीन रहा है ना, वहीं अफगानिस्तान ईरान की भी पूरी इकोनॉमी को तोड़ रहा है। क्योंकि ये देश जो है ना, अब ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहा है जिन्होंने ईरान की नींदें उड़ा दी हैं। Taliban just shocked the world with what they're building. But here's what almost nobody is talking about. It's not just construction, it's control. Control of water, energy, and even trillions in hidden minerals. They're constructing projects that give them leverage over neighboring countries. And water is their most powerful weapon. And they give Afghanistan negotiating power with downstream countries that depend on these same water sources. और सिर्फ ईरान ही नहीं, इन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ने ना सीधे उज्बेकिस्तान से लेकर तुर्कमेनिस्तान की हालत खराब कर दी है। Neighboring countries like Uzbekistan and Turkmenistan are getting nervous. They depend on that same river water for their cotton fields, and Afghanistan is basically saying, we're taking our share whether you like it or not. कॉश टेपा कैनाल प्रोजेक्ट की वजह से ना आज ईरान के अंदर सूखा आ रहा है। तुर्कमेनिस्तान में खेतों को पानी नहीं मिल रहा है और उज्बेकिस्तान का फूड प्रोडक्शन जो है वो 15 से 20% तक घट चुका है। यानी अफगानिस्तान ना अब अपने पानी, जमीन और रिसोर्सेज पर पूरा नियंत्रण लेकर इन सभी देशों की इकोनॉमी को हिला रहा है। और इस वजह से ना आज हालात ये हैं कि अफगानिस्तान आज अपने चारों तरफ ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान सबसे किसी ना किसी मोर्चे पर भिड़ा हुआ है। एंड माइंड यू, ये सभी के सभी मुस्लिम देश हैं जो कभी उसका उम्मा कहलाता था, आज वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। तो ऐसे में ना सवाल उठता है कि आखिर कैसे आज अफगानिस्तान का राइज पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक सरदर्द बन रहा है। क्यों हर पड़ोसी इस्लामिक देश जो है वो आज अफगानिस्तान से एक लेवल पर डर रहा है। और सबसे अहम बात, इस पूरे खेल में भारत को क्या फायदा मिल सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप सब जान जाएंगे। देखिए, जैसा कि सबको पता है, जब 2022 में तालिबान 2.0 ने दोबारा से अफगानिस्तान में सत्ता संभाली थी तो पाकिस्तान को लग रहा था कि उसकी सबसे बड़ी जीत है। इमरान खान ने उस टाइम खुलेआम बयान दिया था कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। इतना ही नहीं, बल्कि इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तालिबान गवर्नमेंट प्रो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने इन्हें इतिहास में बहुत मदद की है। तो जब वो तालिबान की हुकूमत आई तो ये पहली दफा एक ऐसी हुकूमत आई जो प्रो पाकिस्तान थी। हमारे इनसे ताल्लुकात थे, क्योंकि हमने इनकी अमेरिकन से भी और गनी हुकूमत से भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट की थी टॉक। पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स जो है ना, इसे पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक विक्ट्री बता रहे थे। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी और अब भी कई पढ़ रहे होंगे। और वजह ना बहुत साफ थी, उन्हें लग रहा था कि काबुल अब उनकी हर बात मानेगा, चाहे बॉर्डर इश्यूज हों या फिर ट्रेड रूट हो या भारत के खिलाफ स्ट्रैटेजी हो। लेकिन कुछ ही महीनों में ना यही तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया। सत्ता में आते ही तालिबान ने पाकिस्तान की डूरंड लाइन को मानने से साफ इंकार कर दिया। अब जिनको नहीं पता कि ये डूरंड लाइन की कहानी क्या है, तो उनको शॉर्ट में समझा देता हूँ। 1893 में ना ब्रिटिशर्स ने उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक बाउंड्री लाइन खींच दी थी, जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है। अंग्रेजों का मकसद था रशिया और अफगानिस्तान के बीच में एक बफर बनाना, ताकि अफगानिस्तान पूरी तरीके से उनके इन्फ्लुएंस में रहे। उस वक्त के जो अफगानिस्तान के रूलर थे ना, अब्दुल रहमान खान, वो एक पपेट रूलर की तरह थे ब्रिटिश दबाव के अंदर, और उन्होंने ये समझौता कर भी लिया। लेकिन असली समस्या पता है क्या थी? असली समस्या ये थी कि इस लाइन के दोनों तरफ एक ही एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे, यानी कि पश्तून।
पठान। पठान यानी कि पश्तून ना बेसिकली एक वैदिक हिंदू ट्राइब थी जो कि 8th सेंचुरी में इस्लाम में कन्वर्ट हो गई थी। खैर अब हुआ ये कि इस डूरन लाइन ने ना लिटरली पूरी पश्तून पॉपुलेशन को 2 हिस्सों में बांट दिया। आधी पॉपुलेशन पाकिस्तान की साइड आ गई और आधी अफगानिस्तान में रह गई। आज जो लोग पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में रहते हैं ना, वो उसी अफगान पश्तून कम्युनिटी का हिस्सा हैं। ऊपर से जो खुद तालिबान है ना, उसमें भी मेजॉरिटी जो है वो पश्तून ही है। तो ऑब्वियस है कि तालिबान ने इस डूरन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। उल्टा तालिबान ने साफ साफ कह दिया कि वो डूरन लाइन जो है ना, उसको कॉलोनियल फ्रॉड मानता है और पाकिस्तान के खैबर और बलूचिस्तान रीजन को असल में अफगानिस्तान का हिस्सा मानता है। पाकिस्तान ने इसके रिस्पॉन्स में अफगानिस्तान पर बड़ी बड़ी फेंसिंग शुरू कर दी और फिर क्या था, तालिबान ने कुछ ही महीनों में पाकिस्तान के वेस्टर्न प्रोविंस में लगी सारी फेंसेस को उखाड़ना शुरू कर दिया। और इसी कारण से ना पाकिस्तानी सोल्जर्स और तालिबान में ना कई बार लड़ाई भी हुई, पर तालिबानी रुके नहीं। उल्टा तालिबानियों ने उनके कुछ बॉर्डर चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया और ना जाने कितने ही पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारकर गिराना शुरू कर दिया। आज तालिबान के खुद के डिफेंस मिनिस्टर तक ने ना पाकिस्तानियों को ओपनली धमकाना शुरू कर दिया है। इनायतुल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि भाई खैबर और बलूचिस्तान के जो क्षेत्र है ना, वो पाकिस्तानी क्षेत्र नहीं है बल्कि अफगानिस्तान की टेरिटोरी है। और पाकिस्तान के लिए ना बिल्कुल अल्टीमेट रिवर्स कार्ड था। जिस तालिबान के साथ मिलकर वो भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था कि तालिबानी उसका साथ देंगे, वही तालिबान उसको उसी की दवाई का टेस्ट करवा रहा है। और इन सारे स्टेप से ना पाकिस्तानियों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो कई बार काबुल से कह चुके हैं कि भाई बॉर्डर के क्लैशेस रोक दो, लेकिन अफगानिस्तान रुकने को तैयार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों की बात कर लो ना, तो यहाँ बॉर्डर पर फायरिंग, सोल्जर्स की मौत और क्रॉस बॉर्डर शेलिंग कई बार हो चुकी है। और अब जो बात है ना, वो सिर्फ बॉर्डर तक नहीं रुक रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान ने टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को ओपनली फंड और सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अफगानी तालिबान जो है ना, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को यूएस द्वारा छोड़े गए जो एडवांस वेपन्स थे ना वहां पर, वो भी प्रोवाइड करवा रही है, चाहे वो M16A4 हो या फिर M24 स्नाइपर हो। तालिबान का मकसद साफ है, पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबलाइज करना। सिर्फ 2022 और 2023 के बीच में ना टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर 350 से ज्यादा अटैक्स किए हैं और इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इनमें से कई अटैक्स जो है ना, वो अफगानिस्तान के अंदर प्लान हुए थे। आज कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में टीटीपी द्वारा टेरर इंसिडेंट्स जो हैं वो 60% तक बढ़ गए हैं। वहीं सुसाइड बॉम्बिंग्स जो है ना, वो 500% तक बढ़ गई हैं। जब पाकिस्तान ने तालिबान से कहा कि भाई इन टीटीपी वालों को फंड करना बंद करो, तो तालिबान का जवाब था कि हमसे मत कहो, अपना खुद देख लो। और आज आए दिन ना टीटीपी वाले जो है पाकिस्तान के अंदर अटैक्स कर रहे हैं। इस सबसे पाकिस्तान इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसने अपने देश में रातों रात लाखों अफगान रेफ्यूजीज जो वहां पर रह रहे थे ना, उनको जबरन बाहर फेंक दिया। रिपोर्ट्स तो यहां तक आई कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने ना तालिबान से बदला लेने के लिए आम अफगानी लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के स्टेप का विरोध किया और कहा कि उन्हें थोड़ा सा समय दे दो ताकि वो इन रिफ्यूजीज को अपने देश में अच्छे से अकोमोडेट कर सकें, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ये जो कुछ भी कर रहा था ना, वो पश्तूनों के साथ कर रहा था, पठानों के साथ कर रहा था। बस फिर क्या था, अफगान पश्तून जो थे ना, उनकी तो पाकिस्तान के लिए हेटरेट बढ़ी रही थी, पर साथ ही साथ पाकिस्तान में जो रहने वाले पश्तून थे ना, उनकी भी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत जो थी वो तेज हो गई। और इसी वजह से ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पश्तून कम्युनिटी पर जो मास लेवल क्रैकडाउन किया है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये सब देखकर तालिबान आज पाकिस्तान पर और भी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। आज कोई तालिबानी लीडर कह रहा है कि भाई पाकिस्तान कोई इस्लामिक कंट्री ही नहीं है। तो एक तालिबानी मिनिस्टर तो यहां तक कह चुका है कि भाई पाकिस्तान नहीं सुधरा ना, तो जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था, वैसे ही पख्तूनख्वा का जो क्षेत्र है ना, वो भी पाकिस्तान से अलग कर दिया जाएगा। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान में आए दिन तालिबान और उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड टीटीपी जो है, वो लगातार पाकिस्तान में हमले कर रही है, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट रही है। और ये बात ना पाकिस्तान के जो खुद के लीडर्स हैं, वो वहां की पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वहां पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। मसला यह है कि हम अभी तक उस डिनाइल से उस चीज को फेस कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि हम अभी तक कंफ्यूज हैं। चंद दिन पहले यहां पर हमारे वफाकी वजीर साहब ने कहा था कि अफगानिस्तान में सारे अफगान वो मिलकर लड़े और मिलकर ही उन्होंने जंग जीती है। अगर यही अब तक हमारी अप्रोच है, यही अब तक अगर हमारी अप्रोच है, तो हम दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी आज पाकिस्तान वही झेल रहा है जो उसने एक समय पर भारत में करने की कोशिश की थी। और अगर आने वाले समय में ना एक स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान बनता है, जिसकी स्ट्रॉन्ग आर्मी हो, तो पाकिस्तान का पश्तून लैंड जो है ना, वो पाकिस्तान से अलग होने में ज्यादा समय नहीं लेगा। यानी अगर अफगानिस्तान का यही रवैया रहा ना, तो आने वाला जो समय है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं रहेगा। पर इसमें ना इंटरेस्टिंग बात देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि आज यही अफगानिस्तान जो है ना, वो ईरान,
उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे मुस्लिम देशों के लिए भी बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। देखिए, ईरान और अफगानिस्तान के रिश्ते ना हमेशा से जटिल रहे हैं, कभी सहयोग रहा है, कभी टकराव रहा है। लेकिन तालिबान 2.0 आने के बाद ना ये रिश्ता अब खुली दुश्मनी में बदल चुका है। रीजन पता है इसका? पानी। देखिए, कई साल पहले ना ईरान और अफगानिस्तान के बीच में हेलमंड रिवर ट्रीटी और कई सोवियत ईरा एग्रीमेंट्स हुए थे, जिसमें पानी की जो शेयरिंग थी ना उस पर समझौते हुए थे। इसमें तय हुआ था कि अफगानिस्तान से बहने वाली नदियां, चाहे वो हेलमंड रिवर हो या फिर अमू दरिया रिवर हो, उनसे ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन देशों को एक फिक्स्ड शेयर ऑफ वाटर मिलेगा। जिन्हें नहीं पता उनको बता देता हूं कि जो हेलमंड रिवर है ना वो अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। ये हिंदू कुश पर्वतों से निकलती है और लगभग 1150 किलोमीटर बहते हुए ईरान के सिस्तान बेसिन में जाती है। अब तालिबान के दोबारा आने से पहले ना इस ट्रीटी की वजह से ईरान को ये पानी बहुत आसानी से मिल जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब से तालिबान 2.0 आई है ना तो पूरा गेम बदल गया है। पिछले 2 सालों में ना ईरान को तय हिस्से का ठीक से 5% पानी भी नहीं मिल पाया है। इनफैक्ट हर साल ये परसेंटेज जो है ना और गिरती जा रही है। अब आप कहेंगे कि इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है अफगानिस्तान की वाटर सॉवरेनिटी पॉलिसी, यानी कि जल संप्रभुता पॉलिसी। देखिए, तालिबान 2.0 ने ना अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद साफ साफ कह दिया था कि वो इस ट्रीटी को अपने देश के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं मानेंगे, बल्कि इसे केस बाय केस बेसिस पर डील करेंगे। सिंपल शब्दों में कहूं ना तो पहले अफगानिस्तान खुद की जरूरतें पूरी करेगा और अगर उसके बाद कुछ बचा तो आगे भेज देगा। और इसी पॉलिसी के तहत ना आज अफगानिस्तान अपने इतिहास के सबसे बड़े नेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, कोश तेपा कैनाल प्रोजेक्ट, जो कि अमू दरिया रिवर पर बनाई जा रही है। यह सिर्फ एक नहर नहीं है बल्कि एक पावर मूव है जिसने ईरान के पीछे तक की सांसें रोक दी हैं। वो समझने के लिए ना पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो नहर है ना वो उत्तरी अफगानिस्तान की सूखी जमीनों को उपजाऊ जमीन में बदलने में बहुत मदद करेगा। आज इस प्रोजेक्ट पर ना करीब 6000 से ज्यादा मजदूर और इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं, जो कि कोश तेपा कैनाल है। ये लगभग 285 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी और 8 मीटर गहरी है, यानी ये एशिया की सबसे बड़ी मैनमेड कैनाल्स में से एक है। एस्टिमेट ये है कि जो नहर है ना वो अफगानिस्तान के अंदर करीब 5,50,000 हेक्टेयर बंजर भूमि को खेती योग्य बना देगा, यानी अफगानिस्तान का अच्छा खासा इलाका जो है वो उपजाऊ जमीन बन सकता है। और इसका ना सीधा सीधा सा मतलब है अफगानिस्तान अपने एग्रीकल्चर में सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहा है। और ये बहुत मॉन्यूमेंटल स्टेप है, क्योंकि आज अफगानिस्तान की 40% से ज़्यादा आबादी जो है ना वो फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रही है। ऐसे में अगर ये नहर बन जाती है ना तो ये अफगानिस्तान के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। ऊपर से जो प्रोजेक्ट है ना वो केवल अफगानिस्तान के फूड इंपोर्ट्स को कम नहीं करेगा, बल्कि लाखों अफगानियों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, जिससे सीधे तौर पर अफगानिस्तान की इकोनॉमी मजबूत होगी। पर इसमें ना इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो नहर जिस नदी पर बनाई जा रही है ना वो सिर्फ अफगानिस्तान को पानी नहीं देती है, बल्कि उसी नदी से उज्बेकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों को भी पानी जाता है। और ये सारे के सारे देश भी ना इस नदी के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट हैं। और ऐसे में जब तालिबान ने इस नदी के फ्लो के 20 से 30% हिस्से को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है तो ये तीनों देश बुरी तरीके से प्रभावित होना शुरू हो चुके हैं और इनकी लिटरली हालत खराब हो रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर ये नहर जो है वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाती है तो उज्बेकिस्तान का 15% पानी और तुर्कमेनिस्तान का लगभग 50% पानी घट जाएगा। ईरान की तो बात ही छोड़ दीजिए, रिपोर्ट्स के अनुसार केवल ईरान ही इस पानी से अपना 40% एग्रीकल्चर चलाता है। और ईरान जो है ना वो पहले से ही सूखे की स्थिति को झेल रहा है। उसके 97% इलाके जो है ना वो किसी ना किसी लेवल पर सूखे की चपेट में है। उसके सिस्तान बलूचिस्तान रीजन में तो हालात ये हैं कि किसान माइग्रेशन पर मजबूर हो चुके हैं। और ऐसे में जब से तालिबान ने नहरें और डैम्स बनाकर ईरान की तरफ जाने वाला पानी रोकना शुरू किया ना तो तेहरान जो है ना वो आग बबूला हो गया। ईरान के नेताओं ने ना तालिबान को कई खुली चुनौतियां देना शुरू कर दिया। खुद ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने तालिबान को धमकी दी कि अगर हेलमंड रिवर का पानी नहीं छोड़ा तो परिणाम भुगतने होंगे। ईरान ने यहां तक कह दिया कि सभी अफगानी रिफ्यूजीज को ना ईरान से निकाल दिया जाए। इसके जवाब में तालिबान के स्पोक्सपर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जो पानी है ना वो अफगानिस्तान का अधिकार है और अफगानिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट से समझौता नहीं करने वाला। बस फिर क्या था, 2023 में ईरानियन बॉर्डर गार्ड्स ने बॉर्डर पर डैम के प्रोसेस को रोकने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी और तालिबान ने ना इसे डायरेक्ट थ्रेट की तरह लिया, जिसके बाद ये क्लैश इतना टेंस हो गया कि इसमें 2 ईरानी और 1 अफगानी सैनिक मारा गया। इसके बाद से ना लगातार ईरान अफगान बॉर्डर पर ना क्लैशेस होना शुरू हो गए, लेकिन इसके बावजूद तालिबान झुकने को तैयार नहीं है। उल्टा तालिबान ने अब कई और डैम्स के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, जैसे कि कमाल खान डैम और पश्तान डैम। और इस सब का ना सीधा असर आज ईरान पर पड़ रहा है। ईरान की हालत अब ऐसी हो रही है कि उसे ना तो हेलमंड रिवर से पानी मिल रहा है ना ही हरी रोड रिवर से। सैटेलाइट की इमेजेस दिखाते हैं कि अफगानिस्तान के पश्तान डैम में रिजर्वायर जो है ना वो पूरा भरने से ईरान का दोस्ती डैम जो है वो लगभग सूख चुका है और यही बांध जो है ना वो मशहद जैसे बड़े शहर को पानी देता है। तालिबान का स्टैंड ना बहुत साफ है,
पानी अफगानिस्तान की जमीन से निकलता है ना, तो उसके ऊपर पहला हक जो है अफगानियों का है। आज अफगानिस्तान के इस जल युद्ध से ना ईरान की हालत खराब हो रही है। और मजेदार बात यह है कि तालिबान के इस वाटर गेम से सिर्फ ईरान नहीं बल्कि कई और मुस्लिम देश जैसे कि उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, इनकी भी हालत खराब हो रही है। उज्बेकिस्तान को अपने कपास के खेतों के लिए ना अमू दरिया का पानी चाहिए और कजाकिस्तान को डर है कि अगर पानी कम हुआ ना तो उसका जो फूड प्रोडक्शन है वो 30% तक गिर जाएगा। इन सब मुस्लिम देशों के अलावा ना टर्की को भी अफगानिस्तान सीधा जवाब दे चुका है कि वो इसके इंटरनल अफेयर्स में दखल ना दे और अफगानिस्तान की धरती को तुरंत छोड़ दे। और इसीलिए ना ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि आज अफगानिस्तान ने अपने पड़ोस के सभी मुस्लिम देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। एंड इसके पीछे ना अफगानिस्तान की एक नई अप्रोच है, अफगानिस्तान फर्स्ट। देखिए, अफगानिस्तान फर्स्ट अप्रोच का ना सीधा सीधा मतलब है कि वहां की जो सरकार है वो अपने देश में विकास कार्यों को तेजी देना चाहती है और इसके लिए ना वो ऐसे कई स्टेप्स ले रही है जिससे अफगानिस्तान तेजी से राइज कर सकता है। और इस सब से ही ना बाकी के इस्लामिक देश जो हैं वो परेशान हैं। जो देश कभी वॉर, टेररिज्म और पॉवर्टी का सिंबल माना जाता था, वही आज इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और नेशनल रिकंस्ट्रक्शन में ताकत लगा रहा है। ये सारी बातें ना मैं तालिबान विरोधी होने के बाद बोल रहा हूँ। तालिबान 2.0 की सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि उन्होंने करप्शन पर सीधा सर्जिकल स्ट्राइक की है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक ना सिर्फ 2022 में अफगानिस्तान ने 1.54 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया है, वो भी बिना किसी फॉरेन एड के। एंड माइंड यू, ये तालिबान की हैसियत के हिसाब से ना बहुत बड़ा अमाउंट है। ये पैसा आया है मेनली माइनिंग, कस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्सेस से। और ये छोटी बात नहीं है क्योंकि ये वही सेक्टर हैं जहां पहले सबसे ज्यादा चोरी और कमीशन खोरी हुआ करती थी अफगानिस्तान के अंदर। पुरानी यूएस बैक गवर्नमेंट जो थी ना उसमें करप्शन इतना डीप था कि हर प्रोजेक्ट में आधा पैसा जो था वो बीच में ही गायब हो जाता था। लेकिन तालिबान के आने के बाद ये जो सिस्टम है वो काफी हद तक बदला है। आज जो प्रोजेक्ट है ना वो वक्त पर पूरे हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट टाइम पर मिल रही है और सबसे जरूरी बात, चोरी और घूसखोरी का लेवल जो है वो काफी कम हो गया है। इसके अतिरिक्त ना अफगानिस्तान का सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस समय है काबुल न्यू सिटी। ये कोई मामूली टाउनशिप नहीं है बल्कि एक बिल्कुल नया कैपिटल एक्सटेंशन है जो कि 722 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी मौजूदा जो काबुल है ना उससे 1.5 गुना बड़ा। इसमें 2.5 लाख हाउसिंग यूनिट्स बन रहे हैं जहाँ पर करीब 30 लाख लोग रह सकेंगे। यानी ये सिर्फ एक शहर नहीं बन रहा है बल्कि एक पूरा फ्यूचरिस्टिक हब बनने जा रहा है जिसमें यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, आईटी पार्क्स, ग्रीन स्पेसेस, हाईवेज और स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी शामिल है। कंस्ट्रक्शन जो है ना वो 2023 में दोबारा शुरू हुआ जिसमें 700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लगी है और एक्सपर्ट इसे एशिया में सबसे बड़े प्लान सिटीज में गिन रहे हैं। ऑफ कोर्स ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा होता है नहीं ये तो टाइम बताएगा, लेकिन तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रोजेक्ट को सिंबल ऑफ अफगान रीबर्थ बताया है, यानी युद्ध से उजड़े देश का पुनर्जन्म। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। अफगानिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी के उन प्रोजेक्ट्स को भी रिवाइव कर रहा है जो दशकों से फंसे पड़े थे और इनमें ना सबसे पहले आता है तापी पाइपलाइन। ये $10 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है जो तुर्कमेनिस्तान से नेचुरल गैस जो है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत तक लाएगा। तालिबान ने सितंबर 2024 में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना वो दोबारा से चालू करवाई थी और अनुमान ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना वो सालाना करीब 1 बिलियन रेवेन्यू और हजारों नौकरियां देगा। इस पाइपलाइन के ऑपरेशनल होने के बाद अफगानिस्तान एनर्जी ट्रांसिट हब बन सकता है जो कि पहले सिर्फ मिडिल ईस्ट के देश थे। इसके अलावा है कासा 1000 प्रोजेक्ट। ये 1.2 बिलियन का एनर्जी कॉरिडोर है जो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक पहुंचाएगा। वर्ल्ड बैंक ने ना 2024 में क्वाइटली इस प्रोजेक्ट को फिर से फंड करना शुरू किया है एक रिंग फेंस सिस्टम के जरिए, ताकि पैसा जो है ना वो मिसयूज ना हो। इससे ना अफगानिस्तान के नॉर्दर्न ग्रिड को जो है ना वो सस्टेनेबल बिजली मिलेगी जो इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगी। इसके अलावा तीसरा प्रोजेक्ट आ जाता है ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट। ये 4.8 बिलियन का मेगा ट्रांसपोर्ट प्लान है जिसमें 573 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनेगी जो कि उज्बेकिस्तान को पाकिस्तान से अफगानिस्तान के थ्रू जोड़ेगी। इससे जो ट्रैवल टाइम है ना वो 35 दिन से घटकर 4 दिन का हो जाएगा। ये रेलवे नेटवर्क जो है ना वो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को डायरेक्ट लिंक देगा और तालिबान ने कंफर्म किया है कि 2025 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। इसके अलावा चौथा प्रोजेक्ट है सीपैक एक्सटेंशन। 2025 में चाइना और तालिबान अथॉरिटीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें $60 बिलियन का कॉरिडोर जो है उसका एक्सपेंशन तय किया गया है अफगानिस्तान के अंदर। इससे शिनचियांग जो है ना वो काबुल के ट्रेड नेटवर्क से सीधा जुड़ जाएगा। चाइना ने अफगानिस्तान में ऑयल एक्सट्रैक्शन और लिथियम माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए हैं और इससे जो है ना अफगानिस्तान जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन में ऑफिशियल एंट्री ले रहा है। अब ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट है ना वो भविष्य में कैसे फलीभूत होते हैं पता नहीं, और सीपैक जैसी जो डील्स हैं वो भारत के लिए कैसी होंगी ये भी पता नहीं। लेकिन इस डील ने ना पाकिस्तान के लिए एक और झटका तैयार कर दिया है क्योंकि बीजिंग जो है ना वो अब इस्लामाबाद के बजाय काबुल के डायरेक्ट संपर्क में आ चुका है। एनीवेज, पहले जो देश पूरी तरीके से पाकिस्तान और ईरान जैसे सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज पर डिपेंडेंट था, आज वो सेंट्रल एशिया, चाइना और भारत के साथ ट्रेड पार्टनरशिप कर रहा है।
और अपने जो मिनरल्स हैं, ट्रांजिट फीस है और एक्सपोर्ट्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ना सिर्फ माइनिंग सेक्टर से ही अफगानिस्तान को सालाना 400 से 500 मिलियन डॉलर का फायदा हो रहा है इस समय। लेकिन आप आयरनी देखिए, अफगानिस्तान के थोड़ा सा राइस भी जो है ना, वो उसके अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों के लिए एक डर का कारण बन गया है। पाकिस्तान और ईरान दोनों की जो संप्रभुता है ना, वो सीधे चैलेंज पर है। पाकिस्तान जो कभी अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजिक डेप्थ कहता था, वो अब डर रहा है कि तालिबान का जो इकोनॉमिक राइज है वो खुद पाकिस्तान के डाउनफॉल का कारण बन जाएगा। ईरान के लिए भी आज वाटर और ट्रेड कंट्रोल का मामला बन चुका है। अफगानिस्तान आज वो कर रहा है जो इनमें से किसी देश ने कभी सोचा भी नहीं था, अपनी जमीन, पानी और रिसोर्सेज के ऊपर पूरा कंट्रोल लेकर रीजन में अपने टर्म्स पर डिप्लोमेसी खेल रहा है। और अगर ऐसा होता रहता है ना, तो इसमें कोई भी शक नहीं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और ईरान दोनों को कड़ी मुसीबत होने वाली है। पर सवाल ये उठता है कि इसमें भारत को क्या फायदा हो सकता है। देखिए, आज ना दुनिया का जियोपॉलिटिकल मैप जो है वो बहुत तेजी से बदल रहा है और इस बदलते दौर में अफगानिस्तान जो करने की कोशिश में है ना, वो तालिबान की सरकार के रहते किसी मिरेकल से कम नहीं माना जा सकता। जिस देश को पिछले 40 सालों से दुनिया ने सिर्फ युद्ध, आतंक और गरीबी से जोड़ा, वही देश जो है वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और आज इसका ये जो छोटा सा राइज भी दिख रहा है ना, वो पड़ोस के हर इस्लामिक देश के लिए एक बुरे सपने जैसा बन गया है। लेकिन इस कहानी का असली इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि इस पूरे बदलाव में सबसे ज्यादा फायदा भारत को हो सकता है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, अगर आप पीछे देखें ना, तो अफगानिस्तान को हमेशा किसी ना किसी बाहरी ताकत ने हमेशा अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की जमीन को एक्सप्लॉइट किया है ताकि वहां से भारत में इंसर्जेंसी फैलाई जा सके। आईएसआई वालों ने वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स चलवाए, आतंकी भेजे और अफगानिस्तान को स्ट्रैटेजिक डेप्थ के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन आज की डेट में ना हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। पिछले कुछ सालों में भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते एकदम से नए मुकाम पर पहुंच रहे हैं। आज आम अफगानी जो है ना, वो भारत को सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि भाई मानता है। और ये कोई डिप्लोमेटिक लाइन नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी बन रहा है। इंडियन लोग हमारा बहुत पुराना दोस्त है। हम सऊदी अरब में रहता हूँ। माशाल्लाह हम बहुत खुश हुए जो इंडिया का लोग इधर आता है हमारा मुल्क में, बहुत खुश हुए। हम इंडिया का बहुत बड़े फैन हैं। आप इंडिया के बहुत बड़े फैन? बहुत, हमको इंडिया बहुत पसंद है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। इंडिया इज ओपन, दिस इज गुड फॉर मी, फॉर ऑल ऑफ द अफगान पीपल। दैट इज पिछले साल भी बड़े पैमाने पर भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता भेजी थी। Let me thank you and the great people of India for offering a gift of water. आज अगर कोई भारतीय जो वो अफगानिस्तान जाता है ना, तो वहाँ के लोग, यहाँ तक कि तालिबान के लोकल कमांडर भी उसका सम्मान उसी तरीके से करते हैं जैसे किसी अपने का। जबकि यही व्यवहार ना पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल उल्टा है। वहाँ पाकिस्तानियों को शक और नफरत की नज़र से देखा जाता है। आप हिंदुस्तान से, ये अच्छी बात है। अगर तुम पाकिस्तान से होता ये तो अच्छी बात नहीं था। पाकिस्तान की मांगी। और इसका रीजन पता है आपको? भारत के गुडविल प्रोजेक्ट्स। आज भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स और रोड्स बनवाए हैं और इससे ना एक आम अफगानी के भीतर भारतीयों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हुआ है। और अब सिर्फ आम आदमी नहीं, अब ना पहली बार डिप्लोमेटिक लेवल पर भी दोनों देश जो हैं वो क्लोज आने लगे हैं। कुछ महीने पहले ही ना भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने तालिबान के डेलीगेशन से मुलाकात की और अब तालिबान के सीनियर लीडर जो हैं वो खुद भारत के दौरे पर आ रहे हैं। ये पूरे साउथ एशिया की डिप्लोमेसी में ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर भारत इस गुडविल को एक स्मार्ट डिप्लोमेसी में बदल दे तो पूरी की पूरी पिक्चर बदल सकती है। एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से पूरी तरीके से बाहर हो, जो तेजी से डेवलपमेंट कर रहा हो, वो भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ना सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एसेट बन सकता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और अगर इसीलिए अफगानिस्तान पावरफुल होता है ना, तो वो पूरे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकता है। आज तालिबान ने सीधे कह दिया है कि वो अपनी जमीन को भारत के खिलाफ पाकिस्तान के टेररिज्म के लिए यूज नहीं होने देगा। दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो भारत जो है ना, वो तालिबान के नेटवर्क से पाकिस्तान के टेररिस्ट को मार रहा है। India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. यानी आज जो है ना वो खुद अफगानी भारत का साथ दे रहे हैं और इसीलिए अगर भारत जो है वो अफगानिस्तान को स्टेबल और प्रॉस्पेरस बनाता है, उसमें सहयोग करता है, तो पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में फंसकर टूट सकता है। और शायद यही भारत के लिए एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक विक्ट्री होगी। पर इस पूरे खेल के अंदर ना एक तिलिस्म जरूर टूटता है, इस्लामिक उम्मा का। अफगानिस्तान में हो रहा विकास का हर काम जो है ना, वो उसके आसपास के हर इस्लामिक देश के लिए एक सरदर्द बन चुका है और इसीलिए ये बात इस्लामिक उम्मा के कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ाती है।
आप क्या सोचते हैं अफगानिस्तान के इस छोटे से राइज और आसपास के हर इस्लामिक देश की जलन के बारे में? हमें आप कमेंट्स के माध्यम से ये बात बता सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये जो दूसरा वीडियो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसको जरूर देखें। ये वीडियो आपको बताएगा कि आखिर इतना बड़ा एक इस्लामिक देश इस्लाम को क्यों छोड़ रहा है। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।